हाँ जी, शुक्रिया। मैं सुरेंद्र गाइडलिंग से पर्सनली नहीं मिला हूँ, लेकिन अक्टूबर 2024 में मुझे एक ईमेल आई अरुण फरीरा से, जिनका खुद रिसेंटली बेल हुआ था भीमा कोरेगांव केस में। अरुण फरीरा ने ये ईमेल मुझे और मेरे कोलीग हैं क्रिमिनल लॉयर अभिनव सेखरी, उन्होंने हम दोनों को ये ईमेल भेजी। और उस ईमेल में उन्होंने कहा कि जो हैनी बाबू, जो उस समय जेल में थे, हैनी बाबू और सुरेंद्र गाइडलिंग ने ये एक एस्से लिखा है यूएपीए पे। और मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक ब्लॉग है और अभिनव सेखरी का एक क्रिमिनल लॉ पे एक ब्लॉग है। और अरुण फरीरा ने कहा कि सुरेंद्र गाइडलिंग और हैनी बाबू चाहते हैं कि आप अपने ब्लॉग्स पे ये पीस छापिए, क्योंकि इन्होंने जेल से लिखा है। तो हमने वो पीस पढ़ा और ये ऐसा पीस था कि एक बहुत ही डिटेल्ड, वेल आर्ग्यूड ऐसे था कि कितनी देर कैद, बहुत ज़्यादा कैद है यूएपीए के तहत। और ये आप देखें कि हम शिकायत करते हैं कि हमसे रिसर्च नहीं हो पाती, हमसे ड्राफ्टिंग नहीं हो पाती, केस लॉ नहीं मिल रहा। सुरेंद्र गाइडलिंग और हैनी बाबू ने ये ऐसे जेल में रहते रहते लिखा। अच्छा खासा 8000 पीस का, माने ऐसे एकेडमिक पेपर हो किसी जर्नल में छापे, उस क्वालिटी का ये पीस था। और ये लोग जो जेल में है यूएपीए के तहत, जिस कानून के अंदर वो जेल में हैं, वो उसी कानून को एनालाइज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं इसकी। तो ये मुझे काफ़ी यूनिक लगा। तो हमने वो पीस छापा और उसके बाद इनफैक्ट 2025 में हैनी बाबू और सुरेंद्र गाइडलिंग ने 2 और को-ऑथर पीसेस भेजे हमें। तो हमने उनके 3 पीस छापे हैं और हर एक पीस बिल्कुल बारीकी से आर्गूमेंट किया गया है, बिल्कुल नुआंस के साथ। कम से कम 10-15 केस को एनालाइज किया है, डिस्टिंग्विश किया है, पैराग्राफ्स को साइट किया है। मतलब जैसे कि मैंने कहा, एक अच्छे खासा एकेडमिक जर्नल का लेवल जो हो, वो लेवल है इन पीसेस का, और ये मुझे काफ़ी यूनिक लगा। तो मैं ब्रीफली बात करूंगा इस यूएपीए पे, जिस कानून के तहत अभी भी ये 7 साल के बाद जेल में है, और जेल में क्यों हैं, और जो उन्होंने एस्से लिखा हमारे लिए, उसके फ्रेमवर्क से मैं इसको देखूंगा एज अ मैटर ऑफ सॉलिडारिटी, कि उन्हीं के लेख को लेकर एनालाइज करते हैं। तो यूएपीए में एक प्रोविजन है, आप सब लोग जानते होंगे, बहुत ही मशहूर और नोटोरियस है, 43D5 करके। तो उस प्रोविजन में लिखा है कि अगर पुलिस केस डायरी या पुलिस रिपोर्ट को पढ़ के कोर्ट को लगे कि प्राइमा फेसा है, मतलब बस उसी पुलिस डायरी या रिपोर्ट को देखकर जो आरोप है वो सच है, तो बेल कोर्ट नहीं देगा। अब ये एक काफ़ी पुराना सा प्रोविज़न है। ये एक्चुअली ब्रिटिश सरकार ने लाई थी इमरजेंसी के टाइम पे, जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो उतना पुराना एक प्रोविज़न है। और ब्रिटिश सरकार का ऑब्वियसली ये की कोशिश थी कि इस प्रोविज़न के साथ, इस कानून के साथ, हम हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको जेल में रखते हैं लंबा समय बिना ट्रायल के। लेकिन हमारी सरकार ने आज़ादी के बाद वैसा ही एक प्रोविज़न नए कानून में डाल दिया। तो आज़ादी के बाद भी हमारे कानून में वही प्रोविज़न है कि अगर कुछ ऑफेंसेस में अगर बस पुलिस डायरी या रिपोर्ट पढ़ के जज को लगे कि हाँ ये आरोप सच हैं, तो बेल नहीं मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स पुलिस डायरी और केस रिपोर्ट जो है वो पुलिस का ही वर्जन है। तो उस टाइम पे ना डिफेंस की एविडेंस है, ना क्रॉस एग्जामिनेशन है, ना ट्रायल हुआ है। तो जो ओपिनियन फॉर्म करना है कोर्ट को, वो केवल एक साइड के वर्जन को देखकर ही फॉर्म होगा। तो अनलेस वो वर्जन इतना खराब हो, इतना मीनिंगलेस हो, बेल मिलना काफ़ी मुश्किल है यूएपीए के तहत, बहुत ही मुश्किल है। तो ये कानूनी ढांचा है, ये कानूनी पोजीशन है। अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है वताली के नाम से, उसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले से ही मुश्किल है यूएपीए के अंदर बेल मिलना, उसको लगभग इम्पॉसिबल कर दिया। क्योंकि अब यूएपीए कहता यह है कि आप जो कोर्ट है, जज है, तो आप पुलिस डायरी को देखेंगे, रिपोर्ट को देखेंगे और फिर अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि आरोप सच है या नहीं।
लेकिन यूएपीए ये नहीं कहता कि आप कितने गौर से देखेंगे पुलिस रिपोर्ट को, चार्जशीट को, आप कितना इन्वेस्टिगेट करेंगे, जज कितना इन्वेस्टिगेट करेंगे, जज कितने सवाल करेंगे प्रोसिक्यूशन से। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एविडेंस एक्ट में हियरसे एविडेंस, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैंने सुना कि उसने उसको कहा कि ऐसा हुआ है, तो वो एडमिसिबल नहीं है एविडेंस एक्ट में। तो मान लीजिए कि पुलिस रिपोर्ट में ऐसा हियरसे एविडेंस है कि ए या एक्स ने सुना कि वाई ने जेड को ये कहा, तो क्या बेल के समय पे उसको लिया जाए नहीं लिया जाए, तो ये सब यूएपीए में नहीं बताएगा, ये तो जजमेंट से ही आएगा। तो इस वताली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कोर्ट है, कोर्ट को एक बिल्कुल लाइट टच देखना होगा रिपोर्ट को। कोर्ट कांट कंडक्ट द मिनी ट्रायल, मतलब कोर्ट ज़्यादा सवाल नहीं कर सकता प्रोसिक्यूशन से, ज़्यादा गौर से नहीं देख सकता चार्जशीट को। अगर मान लीजिए हेयरसे एविडेंस है, ऐसा एविडेंस है जो एडमिसिबल भी नहीं होगा ट्रायल में, लेकिन वो भी कोर्ट को मानना पड़ेगा बेल के समय। तो ये एक बहुत ही कैसे इलॉजिकल अप्रोच लिया इस वताली जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद बेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है यूएपीए के तहत। ऑफ कोर्स इट इज़ स्टिल पॉसिबल, अगर मान लीजिए ट्रायल कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज चाहते हैं कि हाँ हम गौर से देखेंगे चार्जशीट को, हम सवाल करेंगे, तो कर सकते हैं। लेकिन वताली एक एक्सक्यूज़ बन गया है कोर्ट्स के लिए कि हाँ ये चार्जशीट, ये पुलिस रिपोर्ट, इसमें तो एविडेंस बिल्कुल हियरसे एविडेंस है, ये बहुत ही वीक केस है, लेकिन वताली ने कहा है हम देख नहीं सकते इसको, इसलिए हम बेल मना कर देंगे। तो ये, और अभी मोस्ट रिसेंटली जो जब शारजील इमाम और उमर खालिद को बेल मना कर दी गई दिल्ली राइट्स केस में, तो वही लॉजिक लगाया गया कि हाँ वताली ने कहा है जजमेंट ने कि हम कुछ नहीं देख सकते कि कैसा सच है, गलत है, क्या है। अगर पुलिस रिपोर्ट में आरोप है तो हम मान के चलेंगे और बेल मना कर देंगे, चाहे कितने भी साल फिर लोग जेल में रहें। तो ये लीगल पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट ने जो ले डाउन करी है वताली में, और उसके बाद बेल मिलना बहुत ही मुश्किल रहा है। तो ये जो सुरेंद्र गैडलिंग और हैनी बाबू ने ये जो आर्टिकल एस्से लिखा, उन्होंने वताली का एक बहुत ही बारीकी, बहुत ही नुआंस्ड, बहुत ही गहरा क्रिटिक किया, और उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स उसमें रेस किए कि वताली क्यों गलत है। लेकिन 2 पॉइंट्स मतलब ऐसे थे कि मैंने खुद नहीं सोचे थे उनके बारे में, क्योंकि अब तो हम तो वताली के बारे में सालों से पढ़े आ रहे हैं, वो हमने भी नहीं सोचे थे। तो एक पॉइंट उन्होंने ये रेस किया कि वो 43D5 में कहा गया है कि कोर्ट को क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर कोर्ट को लगे कि आरोप प्राइमा फेसाए सही हैं पुलिस रिपोर्ट पढ़ के, तो कोर्ट बेल नहीं दे पाएगा। लेकिन जब ये शब्द कोर्ट यूज हुआ है तो कौन से कोर्ट की बात चल रही है। तो फिर उन्होंने लिखा इस एस्से में कि अगर आप यूएपीए का सेक्शन 2 देखें, वहाँ पे कोर्ट की भी एक डेफिनेशन है, और वो है सेशंस कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट। तो बेसिकली जो 43D5 के जो कंस्ट्रेंट्स हैं कि कोर्ट को बेल देना मना है, वो कंस्ट्रेंट्स बस ट्रायल कोर्ट पे ही लागू है। एक बार अपील में मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे आ गया, तो फिर ये जो है ट्विन टेस्ट, प्राइमा फेसा, ये सब की जरूरत नहीं है। उस सब के बिना ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेल दे सकते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहना चाहिए कि वताली ने कहा है कि हम चार्जशीट को देख भी नहीं सकते, वो अलाउड नहीं है। तो एक पॉइंट तो उन्होंने ये रेस किया कि जो शब्द कोर्ट है 43D5 में, उसका मतलब बस ट्रायल कोर्ट है। तो ये बहुत ही एक गहरा पॉइंट रेस किया, जो बहुत ही नैरो क्लोज रीडिंग ऑफ द स्टैट्यूट, वो भी जेल के अंदर पढ़ के उन्होंने ये पॉइंट रेस किया। दूसरा उन्होंने ये पॉइंट रेस किया कि जो वताली जैसी जजमेंट और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट की यूएपीए जजमेंट्स हैं, उन्होंने बेसिकली क्या किया है, जो स्टैंडर्ड है बेल का यूएपीए के अंदर, उन्होंने वही स्टैंडर्ड यूज़ किया है जो डिस्चार्ज के लिए है। तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। ट्रायल के पहले एक स्टेज, हियरिंग की स्टेज है वो चार्ज फ्रेम करने की, माने कि पुलिस रिपोर्ट आई, चार्जशीट आई, तो उसके बाद एक आर्गुमेंट होता है चार्ज पे कि क्या एक बेसिक थ्रेशोल्ड पार हो गया है कि अब जो एक्यूज लोग हैं उनको हम चार्ज करेंगे और ट्रायल शुरू करेंगे।
अगर उस टाइम पे डिफेंस ने दिखा दिया कि ये आरोप जो हैं वो बिल्कुल फ्लिम्जी हैं, बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हैं, तो कोर्ट फिर वहीं पे डिस्चार्ज कर देगा। तो अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल की जजमेंट है, आपने सुना होगा उसके बारे में। तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ये आरोप इतने कमज़ोर हैं, इतने ज़्यादा फ्लिम्जी हैं कि हम इनको यहीं पे डिस्चार्ज कर रहे हैं, ट्रायल की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है कि ये दोषी साबित होंगे। तो डिस्चार्ज का तो स्टैंडर्ड है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है, बहुत ही मुश्किल है उसको मीट करने का। तो डिस्चार्ज के स्टैंडर्ड में वही होता है कि प्राइमा फेसी केस है अगर या नहीं है। तो गैडलिंग और हैनी बाबू ने ये लिखा, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि देखिए एक स्पेसिफिक शब्द है यूएपीए में 43D5 में, वो है रीजनेबल। तो ये काफ़ी नहीं है कि कोर्ट को लगे कि प्राइमा फेसी केस है, लेकिन ये रीजनेबल होना चाहिए कि प्राइमा फेसी केस है। तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो ये शब्द रीजनेबल है, इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड उससे हायर है, मतलब कि प्रोसिक्यूशन के लिए हायर स्टैंडर्ड है। और फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी कहा कि अगर ट्रायल चल रहा है तो हेयर से एविडेंस जो है वो इनएडमिसिबल है। तो अगर मैं प्रोसिक्यूशन है, मैं कहूँ कि मैंने सुना कि एक्स ने वाई को कहा कि ऐसा हुआ, तो वो इनएडमिसिबल है, वो कोर्ट रिलाई नहीं करेगा उस पर। लेकिन वताली में कहा गया है कि बेल के समय पे वो एविडेंस बहुत ही लॉजिकल बात है कि वो एविडेंस हम यूज कर सकते हैं कि हाँ प्राइमा फेसी केस है। तो गैडलिंग और हैनी बाबू का आर्गुमेंट ये है कि अगर मान लीजिए कोई एविडेंस ऐसी है जो ट्रायल पे इनएडमिसिबल होगी, तो फिर रीजनेबल कैसे हुआ कि आप इसको अभी इसमें लें प्राइमा फेसी केस के लिए। इसलिए फॉर एग्जांपल अगर बेल की स्टेज पे इनएडमिसिबल एविडेंस जो है उसको भी यूज नहीं करना चाहिए टू डिटरमिन प्राइमा फेसी केस। तो ये इस एस्से में फिर हैनी बाबू और सुरेंद्र गैडलिंग ने बिल्कुल हमारा जो अप्रोच है यूएपीए के तरफ और जो हमारी सोच है यूएपीए की तरफ, उन्होंने बिल्कुल बदल दी और उन्होंने दिखाया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जूरिस्प्रूडेंस अपनी ले डाउन करी है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग रीडिंग ऑफ द स्टैट्यूट है। और उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि कैसे इन फ्यूचर हम एक प्रोग्रेसिव और एक प्रो लिबर्टी रीडिंग कर सकते हैं इस प्रोविजन की। ऑफ कोर्स अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे आर्गुमेंट्स तो मुश्किल है मेक करने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आजकल काफ़ी एंटी लिबर्टी कोर्ट है। कुछ जजेस हैं जो नहीं है, लेकिन मोस्ट जजेस काफ़ी एग्जीक्यूटिव के को डेफर करते हैं इन केसेस में। लेकिन उन्होंने हमें दिखाया है और एक पाथवे दिखाया है कि कैसे हम ऐसे रिस्ट्रिक्टिव स्टैट्यूट्स को जिनके तहत वो ही जेल में है, गैडलिंग ही जेल में है, कैसे हम ट्राई कर सकते हैं एज लॉयर्स टू गिव इट अ मोर प्रोग्रेसिव रीडिंग। और जैसे मैंने कहा, मुझे जो एस्टॉनिशमेंट है, आश्चर्य है कि ये जो पूरा ऐसा आर्गुमेंट जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने बिना इंटरनेट एक्सेस के, बिना एससीसी मनुपात्रा के जेल में ये सब उन्होंने लिखा और पूरा फॉर्मुलेट किया, सोचा और फिर एक बहुत ही लंबा ऐसे लिख के हमें भेजा कि हाँ ये आर्गुमेंट्स हैं। मेरा होप ये है कि अब बाकियों को बेल मिल गई है, अब जल्द ही गैडलिंग जी को भी बेल मिल जाए और वो जो ये सब बढ़िया आर्गुमेंट्स है वो हमारे साथ करें, लेकिन जेल के बाहर करें और जेल के अंदर नहीं। तो शुक्रिया।